हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे हम इस वीडियो में बात करेंगे, आपको पोर्ट्रेट दिख रहा है, आपको भी अगर इस टाइप इतना रेंडरिंग आपको करना है, इस स्टेज जितना रेंडरिंग क्लीन और वैल्यू फोम और लाइटिंग को समझना है। कई सारे बिगिनर इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखते हैं, कुछ लाइटनिंग और शेडिंग फॉर्म को वो डायरेक्ट जंप करते हैं शेडिंग करना और पावर पोर्शन को उतना ध्यान नहीं रखते। और इस वीडियो में हम खास करके आज शेडिंग के ऊपर बात करेंगे और लाइटनिंग। आपको सबसे पहले आप शेडिंग स्टार्ट करो, कुछ एक्सरसाइज है आपको वो करना एकदम नेसेसरी है, फॉर्म और लाइटनिंग शेप को समझना, तब जाके आप अपने ड्राइंग में एकदम रियलिज्म फील आप करवा सकते हो अपने व्यूअर्स को। फर्स्ट आज के हम वीडियो में आप इंट्रो देख कर समझ सीख गए होंगे कि हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं। ये स्फीयर दिखने में इजी है मगर इसको प्रैक्टिकली करना थोड़ा हार्ड है। एकदम क्लीन, एकदम 3D फॉर्म आपको अपने ड्राइंग में दिखाने के लिए एकदम पेशेंस देना जरूरी है। आप ये ड्राइंग एकदम रेंडरिंग एकदम पैशन के साथ करते हो, विद इन द टाइम 2-3 मंथ आप इसको कंटिन्यूस करोगे, 3-4-5 आपको इम्प्रूवमेंट दिखना चालू होगा। जितना आप इसको कंटिन्यूसली करोगे प्रैक्टिस, उतना आपको इम्प्रूव दिखेगा अपने ड्राइंग और फॉर्म को समझने के लिए। और कितने को प्रॉब्लम भी होता है अपने पेंसिल को होल और ज़्यादातर एकदम फुल फोर्स दे के अपने पेंसिल में प्रेशर दे के वो शेडिंग करते हैं। इससे नुकसान होता है कि पेंसिल पेपर डैमेज होगा और जो सॉफ्टनेस आपके फॉर्म में वो फॉर्म चेंज होते समय आनी चाहिए वो नहीं आएगी। और ये एक्सरसाइज करते समय आपको हार्ड एजेस और सॉफ्ट एजेस के बारे में एकदम नॉलेज मिलेगा, कहाँ पे आपका हार्ड एजेस यूज करना है, कहाँ पे सॉफ्ट एजेस। ये एक्सरसाइज आप करते समय एकदम नॉलेज आपका बढ़ेगा। और आपको अपने फॉर्म में कितना लाइट और डार्क दिखाना है, एक दूसरे कंपैरिजन करके आप अपने किसी भी पोर्ट्रेट और कोई भी आपका स्टिल लाइफ आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हो आप उसमें दिखा सकते हैं। अब हम इस वाले एक्शन कुछ आपको मैं लाइट फॉर्म के मोड तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि आपको ये मस्ट है नॉलेज होना चाहिए इसका। सबसे पहले जैसे हम लाइट फॉर्म के बारे में जानेंगे कि इसमें हमारे 12 मॉडलिंग फैक्टर इसके अंदर आते हैं। पहले लाइट के ऊपर बात करते हैं, जैसे सेंटर लाइट, हाईलाइट, हाफ टोन और एम्बिएंट लाइट। और शैडो पार्ट में लाइट में एक फॉर्म लाइट, और शैडो पार्ट में फॉर्म शैडो, कास्ट शैडो, रिफ्लेक्टेड लाइट, एम्बिएंट शैडो और पनम्बरा, टर्मिनेटर एंड कोर शैडो। ये आपको एकदम नॉलेज होना जरूरी है। तो इसके ऊपर एक एक करके मैं बात करता हूँ। सबसे पहले हम लाइट के ऊपर से बात करेंगे। पहले तो नॉर्मली हमारे जैसे कोई फॉर्म है, अगर हम लाइट बंद करेंगे हम उसको देख नहीं सकते बिना किसी लाइट के, वहाँ पे लाइट उसमें ना लग जाए। बिना लाइट के हम कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते। आप कोई कमरे में जाइए और पूरा कमरा बंद कर दीजिए, एक लॉक कर दीजिए बिना लाइट के, तो वहाँ पे अंधेरा होगा, कोई रिफ्लेक्शन, वो लाइट के रिफ्लेक्शन आंखों में नहीं आएगा, तो वो फॉर्म आपको, वो ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट में आप लाइट देते हो, सबसे पहले वहाँ पे 2 मेन फॉर्म बनेंगे। एक होगा जहाँ पे वो सोर्स लाइट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगा, उसे हम कहेंगे फॉर्म लाइट। और जहाँ पे जो फॉर्म होता है, जहाँ पे सरफेस चेंज होता है, लाइट के अपोजिट साइड जाता है, फेस अपोजिट करता है लाइट के सोर्स से, वहाँ पे हमारा फॉर्म शैडो बनेगा। अगर हम रिफ्लेक्टेड लाइट और बाकी के सब एरिया को हटा के सिर्फ लाइट और ऑब्जेक्ट में रखेंगे तो हमें ये 2 फॉर्म देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद अब हमारे ये होगा फॉर्म लाइट और फॉर्म शैडो। और दूसरा है सेंटर लाइट। सेंटर लाइट और हाईलाइट में आप कंफ्यूज मत होइएगा। सेंटर लाइट वो लाइट है कि जहाँ पे जो फॉर्म सबसे क्लोज है लाइट के पास वो सबसे ब्राइट होगा। और हाईलाइट सेंटर लाइट से और लाइट होता है और वो ज़्यादातर इस चमकीले चीज़ों में ज़्यादा दिखता है, एकदम शाइनी चीज़ों में। और वो जहाँ पे व्यूअर्स और लाइट का एंगल 90 डिग्री होता है वो वहाँ पे दिखता है। अगर आप अपना पोजीशन चेंज करोगे तो वो हाईलाइट उसी
व्यू के अनुसार वो अपना हाईलाइट चेंज करेगा। अब आते हैं हाफ टोन में। हाफ टोन जैसे हमारा फोन टर्न करता है तो वहाँ पे जो टर्न करते समय जो लाइट, सेंटर लाइट है वो थोड़ा डार्क होते जाता है, और एकदम टर्मिनेटर से पहले का जो डार्क वैल्यू होता है उससे हम कहते हैं हाफ टोन। एम्बिएंट लाइट, एम्बिएंट लाइट हमारा मेन सोर्स लाइट से थोड़ा अलग होता है। वो ज़्यादातर हमारे लाइट फोन को अपोजिट दिखता है, क्योंकि हमारा सब जो लाइट का पार्ट होता है वहाँ पे हमारा एम्बिएंट लाइट नहीं होता, क्योंकि एम्बिएंट लाइट हमारे लाइट सोर्स से थोड़ा सा लाइट होता है तो वो उसको डोमिनेट नहीं कर पाता, तो वो लाइट हमारा शैडो साइड पे होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन द शैडो साइड। फर्स्ट हम बात करेंगे टर्मिनेटर की। टर्मिनेटर और कोर शैडो में आप कंफ्यूज मत होइएगा। टर्मिनेटर एक ऐसा लाइन है जो हमारी लाइट और शैडो को अलग करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मून को आप देखेंगे, जब सन का लाइट मून में पड़ता है तो वहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट और कोई सरफेस नहीं होता, इसलिए जो लाइट वाला पार्ट है वहाँ पे सब एकदम पिच डार्क दिखता है और वो सराउंडिंग में जाके मिल जाता है। और जो लाइट डायरेक्ट मून में जाके वो अटैक वो करता है, जाता है वो जो लाइट सोर्स, तो वो पार्ट हमें दिखता है, तो वो एकदम क्रिस्प लाइन होता है, वो उन दोनों को अलग कर देता है, तो उसे कहते हैं हम टर्मिनेटर। एंड उसके बाद आता है थोड़ा सा सेकंड डार्केस्ट, हमारे एम्बिएंट ऑक्लूजन को छोड़ के जो हमारे ऑब्जेक्ट में होता है उसे कहते हैं हम कोर शैडो। कोर शैडो जो डार्क पार्ट है जहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन लाइट भी आता है और एम्बिएंट लाइट को भी छोड़ के जो सरफेस में जाता है तो एकदम डार्क क्रिस्प लाइन बनता है, उसे हम कहते हैं कोर शैडो। जो शैडो पार्ट में सबसे डार्क वैल्यू होता है उसे डार्क हमारा एम्बिएंट ऑक्लूजन होता है, जो हमारे कोई गैप और क्रीसेस के बीच में होता है, जहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्टेड लाइट सोर्स घुस नहीं पाता, तो वो एकदम पिच डार्क होता है। सबसे डार्क लाइट, सबसे डार्क शैडो और डार्क वैल्यू वहीं पे होता है। कभी भी आप ड्राइंग करेगा तो ये दो वैल्यू में कंफ्यूज मत होइएगा। जो कोर शैडो है आप एम्बिएंट ऑक्लूजन से थोड़ा सा लाइट रखेगा, जो एम्बिएंट ऑक्लूजन वैल्यू है उससे थोड़ा डार्क कर सकते हैं, 9 और 10। ये हो गए हमारा कोर शैडो और एम्बिएंट ऑक्लूजन की बात। और रिफ्लेक्टेड लाइट जो हमारा ऑब्जेक्ट का फॉर्म है, जहाँ पे आप टर्मिनेटर और कोर शैडो आप देख रहे हैं, तो वहां से जो लाइट फॉर्म तो चौके जाता है उससे बराबर वो अपना रिफ्लेक्शन अपना सरफेस में देता है, तो वो वैल्यू वहां पे बनता है, वो रिफ्लेक्ट शैडो। और ये डिपेंड करता है कि जो सोर्स लाइट कितना दूर पास है ऑब्जेक्ट से और कितने सोर्स लाइट है, वो उसमें डिपेंड करेगा कि हमारा रिफ्लेक्शन लाइट कितना बड़ा और कितना कम बनेगा। उसके बाद रिफ्लेक्टेड लाइट की। रिफ्लेक्टेड लाइट हुआ कि जैसे कोई लाइट सोर्स ऑब्जेक्ट में गिरता है तो वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट के एक तरफ हमारा हो गया फॉर्म लाइट। जो लाइट सोर्स हमारा जो गिरता है बाहर जाके जो सरफेस में जाकर जो बाउंस बैक होगा, जो ऑब्जेक्ट में फिर आता है जो शैडो पार्ट में, तो उसको थोड़ा सा लाइट करता है, तो उसे कहेंगे हम रिफ्लेक्टेड लाइट। जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है वो हमारा हाफ टोन से थोड़ा सा डार्क होगा। ये आप याद रखिएगा, ज्यादा बिगिनर इसमें थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं, तो इस वजह से आपका ड्राइंग थोड़ा सा अनइजीनेस और तो अनरियलिस्टिक वाइब देता है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट आप जब भी ड्रॉ करें थोड़ा हाफ टोन से थोड़ा सा डार्क करिएगा। लास्ट है हमारा पेनम्ब्रा। पेनम्ब्रा आप जब देख रहे हैं जहाँ पे हमारा जो शैडो ब्लरीनेस होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट शैडो कास्ट करता है, जो कास्टिंग जो शैडो होता है रिफ्लेक्शन शैडो, जो ऑब्जेक्ट के पास होगा वो एकदम क्रिप्स और हार्ड एज होगा। जैसे जैसे वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है जो ऑब्जेक्ट से दूर जाएगा तो उसका जो सॉफ्टनेस है, जो उसका एज का, वो बढ़ता जाएगा और जितना दूर होगा उतना उसका सॉफ्टनेस दिखेगा, जैसे आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। तो इसे हम कहेंगे पेनम्ब्रा। तो ये हो गए हमारे 12 मॉडलिंग फैक्टर। अब बढ़ते हैं हम हमारे कुछ प्रैक्टिस में। अब मैं आपको कुछ कुछ टाइम रेस में स्फीयर ड्रॉ करना आपको दिखाऊंगा कैसे करेंगे। इससे पहले हम ड्राइंग डायरेक्ट स्टार्ट करें उससे पहले हमें
पता लगाना पड़ेगा कि हमारा सर्कल इस पेज में हमें कहाँ पे कंपोजिशन में रखना है, किस कंपोजिशन में हमें उस सर्कल को रखना है और कितना बड़ा हमें वो सर्कल चाहिए। तो उसे डिसाइड करने के लिए हमें पहले 2 मार्क लगाने पड़ेंगे। जैसे मैं इसको अभी पेपर के सेंटर में बनाना, तो एक मार्क मैंने ऊपर लगाया और दूसरा मार्क नीचे, और ये मार्क हमारा डिसाइड करेगा कि हमारा सर्कल और जो ड्राइंग आप बना रहे हैं वो कितना बड़ा होना चाहिए और वो पेपर के कहाँ तक और कहाँ पे एंड होगा, स्टार्ट और एंडिंग कहाँ पे होगा, वो हम ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले हमें वो डिसाइड करेंगे। इससे हमें बाद में जाके आसानी मिलेगी कितना बड़ा ऑब्जेक्ट और ड्राइंग हमारा बनेगा और वो पेपर के कहाँ तक आएगा, और जब ड्राइंग फिनिश करेंगे तो वो पेपर में पूरा वो एग्जैक्ट बने और कंपोजिशन उसका अच्छा रहे। तो ये हमारा कंपोजिशन में हेल्प करेगा। अभी हमारा सर्कल है, तो हमारा सर्कल हमारे चारों कोने इक्वल होते हैं। तो पहले मैं 2 मार्क मेजर करके मैं यहाँ पे मार्क लगा लेता हूँ। तो इसको फिर 2 बार चेक करेंगे। तो ये 2 मार्क इक्वल बन गए। अब इसका सेंटर मार्क इधर होगा, ये मैं गैस कर सकते हैं आप ऐसे भी। तो सर्कल ख़त्म होने के बाद हम इसका कोर शैडो और लाइट पार्ट डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए हम अपने रेफरेंस इमेज में देखेंगे कि उसका कोर शैडो का मेजरमेंट कितना आ रहा है। तो मैं अपने रेफरेंस इमेज में थोड़ा चेक कर रहा हूँ कि कितना वो ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पे वो एंड हो रहा है हमारा शैडो पार्ट। तो आप ऐसे कंपैरेटिव मेजरमेंट कर सकते हैं। ये आगे जाकर आपको एकदम हेल्पफुल होगा एकदम एक्यूरेट ड्राइंग बनाने के लिए। तो जब भी आप कोई छोटे ड्राइंग बना रहे हो, ऐसा अभी सर्कल है तो अभी हमें उतना कंपैरेटिव मेजरमेंट उतना इसमें नहीं लगेगा। अभी हम इस ड्राइंग पार्ट में हम शेडिंग रेंडरिंग हम सीखेंगे, तो थोड़ा बहुत हम कंपैरेटिव मेजरमेंट करेंगे। जैसे मैंने इसकी हाइट से इसका विड्थ मैंने चेक किया कि कितना ये बड़ा है, तो वैसे ही अभी ये पार्ट कितना ये लेगा। जैसे इसका 2 पार्ट एक पूरा सर्कल ले रहा है, तो हमारा कोर शैडो यहाँ पे मिलेगा। अब कोर शैडो खत्म करने के बाद अब हमारा कास्ट शैडो। पहले मैं अपने रेफरेंस इमेज में देखूंगा कास्ट शैडो इस सर्कल से कितना बड़ा है। फिर मैं अपने ड्राइंग में आकर उसी मेजरमेंट के हिसाब से उसको नापूंगा, उसको अपने ड्राइंग में अप्लाई करूंगा। कभी भी आप कोई ड्राइंग कर रहे हो तो डायरेक्ट अगर लाइन आर्ट में आप जितना एक्यूरेट होगे, जितना एक्यूरेट आप करोगे, तो बाद में रेंडरिंग में आपको कुछ उसको चेंज करना नहीं पड़ेगा। तो जितना हो सके आप उतना एक्यूरेट फर्स्ट स्टेज में आप एक्यूरेट बनाइए। 2-3 कितनी बार आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा उतनी बार कीजिए, और जितना हो सके उतना एक्यूरेट कीजिए कि नेक्स्ट अगर सबसे हार्ड स्टेज यही होता है फर्स्ट। अगर आप जितना एक्यूरेट आप अपने पेपर में उतार पाओगे तो बाद में जाकर आपको शेडिंग में उतना ही इजी पड़ेगा। तो आपको कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ आप सीधा अपने शेडिंग और रेंडरिंग में ध्यान दे सकते हो। तो ये स्टेज एकदम आपको ध्यान देख के करना पड़ेगा।
कुछ बाद में अगर आपने फिनिश किया, आप अगले दिन आके फ्रेश आई से इसको चेक करके फिर जो मिस्टेक आपको दिखेगी उसको आप करेक्ट कर सकते हैं और फोरेज का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ HB का यूज़ कर रहा हूँ शेडिंग करने के लिए। तो फर्स्ट चीज़ मैं एकदम फ्लैट ऊपर से नीचे एकदम ऐसे बिना प्रेस किए पेंसिल को पीछे एकदम पकड़ के ऐसे एकदम फ्लैट शेडिंग करूँगा कास्ट शैडो और फॉर्म शैडो में। इवन टोन पेंसिल से देने के बाद मैं ब्लेंडर स्टम्प का यूज़ करूँगा इसको थोड़ा स्मूथ और इवन बनाने के लिए। आप इस स्टोरी में थोड़ा कोशिश करना कि आप पेंसिल से इवन बना सके, इवन टोन आप निकाल सकें। और जैसे मैंने पेंसिल का यूज़ किया मैं वैसे ब्लेंडर स्टम्प का भी यूज़ करूँगा। एकदम पीछे से इसको पकड़ के एकदम हल्के हल्के हाथों से एकदम लाइट हैंडेड प्रेशर यूज देकर मैं इसको एकदम इवन टोन करूँगा। अब नेक्स्ट चीज रहेगा थोड़ा सा कोर शैडो और लाइट शैडो को थोड़ा अलग करने के, क्योंकि हमारा कोर शैडो थोड़ा डार्क रहता है। हमारा शैडो पार्ट से फॉर्म शैडो और कास्ट शैडो से कभी भी आप कोई भी रेंडरिंग और कुछ भी कर रही हो तो डायरेक्ट एकदम अभी एंड की तरह जो डार्क एरिया आपको दिखता है, जैसे हमारे यहाँ पे एम्बिएंट ऑक्लूजन के जो पार्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट डार्क नहीं करेंगे, हम लेयर बाय लेयर उसको शेडिंग ऐड करते जाएंगे।
ये प्रैक्टिस करने का हमारा यही एक पॉइंट बनता है कि हम कैसे अपने रेंडरिंग स्किल को कंट्रोल कर पाए, कैसे इम्प्रूव करें और पेंसिल हैंडलिंग और कुछ सब ज़्यादा सीख पाए। और वैल्यू स्टडी जैसे आपने कोर शैडो और एम्बिएंट लाइट हम कंपेयर करेंगे तो कोर शैडो डार्क है मगर एम्बिएंट ऑक्लूजन के जितना नहीं है। तो हमारा इस पार्ट सब ऑब्जेक्ट में ये पार्ट सबसे डार्क रहेगा और लाइटेस्ट लाइट हमारी ये हाईलाइट। ये आपको समझना जरूरी है। जो आप कभी पोर्ट्रेट रेंडरिंग करते हो तो ये बात है आप ध्यान में रख के करिएगा। इससे आपकी ड्राइंग एकदम रियलिस्टिक बनाना चाहते हो तो रियलिस्टिक बनेगी।